बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया होगा। आज हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि है होम्योस्टेसिस। बेटा पहले हम इस वर्ड को ही समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये दो अल्फाज से निकला हुआ है। जो होम्यो है, जैसे होमो आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से इसका मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब है स्टेट, यानी कि हालत, यानी सेम हालत, एक जैसी हालत, सेम कंडीशन। इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके मुतालिक हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से करते हैं: द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका एक अंदरूनी माहौल होता है, उसके जिस्म का अंदर वाला माहौल है, और एक उसका बाहर वाला माहौल होता है। इन्वायरमेंट जो उसके सराउंडिंग में मौजूद है वो, और उसका इंटरनल इन्वायरमेंट। बेटा हर वक्त बैरूनी माहौल में कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है। और ऑर्गेनिज्म की, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो हम जैसे कि हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो खाते हैं, पीते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। इसी तरह से वो इन्वायरमेंट में होने वाली जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, उनको भी रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उनका भी जवाब देते हैं, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स अपने अंदरूनी माहौल को बाहर वाले माहौल में तब्दीलियों के बावजूद यकसां रखते हैं, एक जैसा रखते हैं। इस चीज़ को आप नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैरूनी माहौल के साथ साथ जैसे ही बैरूनी माहौल तब्दील होता है, बिल्कुल वैसे ही अपनी अंदरूनी माहौल को बना लेते हैं। लेकिन ओवरऑल होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म की एक बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक है और ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी खसूसियत है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, तब्दीलियाँ, यानी इन्वायरमेंट में तब्दीलियों के बावजूद अपना जो अंदरूनी माहौल है उसको एक पॉइंट पे, एक रेंज में, एक ख़ास रेंज में रखना, उसको आप नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। एक अगर ये डेफिनेशन में आए तो आप जस्ट ये एग्जांपल वहाँ पे लिख सकते हैं, या जो इसकी 3 टाइप्स हैं, लाइक ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये भी एग्जांपल में आप बता सकते हैं। मगर यहाँ पे एग्जांपल जो आप लिखेंगे, ओवरऑल ये एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की, वैसे ये थर्मो रेगुलेशन की है। ह्यूमन्स बॉडी कोर टेम्परेचर रिमेन्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेल्सियस स्केल में अगर हम बात करें तो इंसान का जो दर्जा हरारत है, बॉडी का अंदरूनी दर्जा हरारत है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और फ़ारेनहाइट में वो बनता है 98.6 फ़ारेनहाइट। यानी कि बाहर बेशक 55 या 60 डिग्री भी हो गया टेम्परेचर, फिर भी बॉडी का अंदरूनी, स्किन के ऊपर यानी सरफेस वाला नहीं, अंदरूनी माहौल का टेम्परेचर 37 होगा। उसके बाद अगर बाहर मिसाल के तौर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया या माइनस में चला गया, फिर भी हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आपने बेटा 9th क्लास के 6ठे चैप्टर में एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा था। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो आपने एंजाइम की एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ऑप्टिमम टेम्परेचर के हवाले से, कि जो एंजाइम है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी करते हैं। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो वक्त के साथ साथ एक टाइम आएगा जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा कि उसके जो अमाइनो एसिड के अपने बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, और एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, वो डिमिनिश हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हमारी बॉडी, जो हमें बुखार होता है ना, हाइपरथायरक्सीमिया को उसको नाम दिया जाता है, तब हमारे एंजाइम जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बुखार बेसिकली यानी कि जो है वो हमारा जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो बढ़ने से होता है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, 37 से बढ़ जाता है। यहाँ पे एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जो बुक में नहीं लिखी, फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को, सॉरी सेकेंड ईयर में एक्सप्लेन किया हुआ है। होम्योस्टेसिस डजंट मीन टू कीप कंडीशन एट फिक्स्ड पॉइंट। एक ही नुक्ते पे, होम्योस्टेसिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को, अंदरूनी कंडीशंस को एक ही पॉइंट पे रखना है। इंस्टेड टू कीप विद इन नैरो रेंज, एक बिल्कुल एक तंग या एक बहुत ही बारीक रेंज कह सकते हैं, एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक एरिया है, टाइम हिस्सा है जिसमें किसी भी कंडीशन को रखना है। मसला अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो बिल्कुल 37 पे ही रहना नॉर्मल नहीं है। 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ह्यूमन बॉडी नॉर्मल जो टेम्परेचर है इसकी ये रेंज होती है। आमतौर पे भी अगर आपको बुखार है ही नहीं, बिल्कुल आप हेल्दी हैं,
और अगर आप अपना टेम्परेचर चेक करें थर्मामीटर से तो वो 99 फ़ारेनहाइट कभी आ जाता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो रेंज है बाकायदा, हमेशा एक ही पॉइंट नहीं होगा, ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। अब अगर हम आ जाते हैं होम्योस्टेसिस की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, प्रोसेसेस हैं कि होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। बेटा ऑस्मोसिस, ऑस्मो जो वर्ड है या ऑस्मोटिक, वो वर्ड पानी के रिलेटेड या साल्ट्स के रिलेटेड भी होता है, पानी के बेसिकली रिलेटेड है। अगर ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन आपने करनी है मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी एंड टिश्यू फ्लूइड। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्लूइड में यानी ब्लड जैसे कि है इंसान की अगर बात करते हैं, और टिश्यू फ्लूइड में जो साल्ट्स और पानी दोनों है, वाटर और साल्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, एक ख़ास हद तक रखना, उस चीज़ को आप नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा पानी या नमकियात बर्दाश्त कर सकता है, ना उनकी एक ख़ास हद से कमी बर्दाश्त कर सकता है। दोनों ही उसके लाइफ के लिए फैटल हो सकती हैं, मुहलिक हो सकती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। बेटा अपने 10th में यही इसी चैप्टर में आपने हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। कुछ प्लांट्स हैं जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनको पानी की अबंडेंस का सामना होता है, ज़्यादा पानी उनको मिल रहा होता है। तो उन्होंने जो पानी इस्तेमाल कर लिया, बाकी फालतू पानी को उन्होंने रिमूव करना है, उन्होंने निकालना है। उस पानी को किस तरह से निकाला जाएगा? या हम ज़ीरोफाइट्स की बात करते हैं तो ज़ीरोफाइट्स को एक्यूट शॉर्टेज का सामना होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना होता है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए या उसको टॉलरेट करने के लिए उनके अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स होते हैं। हेलोफाइट्स में और तरह के मैकेनिज़्म होते हैं। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो समुद्री पानी में रहते हैं। तो उन्होंने पानी और नमकियात को किस तरह से मेंटेन करना है। आपने 9th के 4th चैप्टर में कुछ टर्म्स पढ़ी थी पानी के ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, ऑस्मोसिस के हवाले से, जहाँ पे टॉनिसिटी का एक वर्ड था। टॉनिसिटी होती है साल्ट की कंसंट्रेशन कहीं पे, तो आपने वहाँ पे कुछ सोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी थी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन यानी कि वो रिलेटिव टर्म्स हैं, ये याद रखनी है। हाइपोटोनिक जो टर्म है वो वहाँ पे जहाँ पानी ज़्यादा होगा, साल्ट्स कम होंगे। अगर हम किसी भी प्लांट सेल को, मिसाल के तौर पे प्लांट सेल की बात कर लेते हैं, उसको अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक मीन कि बाहर 60 से ज़्यादा है और पानी कम है, तो अंदर से पानी निकलेगा और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जाएगा। तो ये एक होम्योस्टेसिस की एग्जांपल है, ये ऑस्मो रेगुलेशन है। अगर उसे आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो पानी बाहर से सेल के अंदर आना शुरू कर देगा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन की कुछ टाइप्स हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी की अगर बात कर लेते हैं तो जो हमारा ब्लड है, मैं आपको एक छोटी सी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। जो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, बेसिकली वो साल्ट्स की कमी की वजह से हो सकता है। तो आप जो ब्लड, उसकी मुख्तलिफ रीजन हैं वैसे तो। अगर हम ब्लड प्रेशर कम होने की में अगर कोई साल्टी चीज़ खाते हैं, कोई नमकीन चीज़ खाते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो एलिवेट करता है, जो नॉर्मल होता है, उसकी क्या रीज़न होती है? बेसिकली पानी का और साल्ट्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। जहाँ पे साल्ट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, पानी वहाँ पे जाना शुरू कर देता है। तो हमारा ब्लड जो है, उसका जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली वो है प्रेशर दैट इज़ एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ब्लड, तो वो ब्लड का प्रेशर एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर है। जो उसके अंदर पानी मौजूद है ब्लड के अंदर, उसका वो प्रेशर होता है जो कि बिल्ट हो रहा होता है। अब वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है, वो डिक्लाइन कर जाता है। अब उसको एलिवेट करने के लिए अगर हम साल्ट्स लेते हैं, जब हमारे वो साल्ट्स जो है जब ब्लड में आना स्टार्ट करते हैं, तो इर्द गिर्द का जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें से पानी जो है दोबारा से ब्लड की तरफ आना शुरू करता है। पानी की तादाद, पानी की मिकदार बढ़ती है जैसे ही, वैसे ही साथ साथ जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, यानी पानी की मिकदार बढ़ने से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, वो इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है। ये भी एक यानी कि हम ऑस्मो रेगुलेशन के आप एग्जांपल में कर सकते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन की एग्जांपल थी। उसके बाद यानी डेफिनेशन आपने ये लिख के उसके बाद एग्जांपल कुछ इस तरह लिख देनी है कि हाइड्रोफाइट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। मैं यहाँ पे थोड़ी सा हिंट आपको ज़रूर बता देता हूँ, बाकी डिटेल आपने इसी चैप्टर में पढ़नी है। हाइड्रोफाइट्स ने एक्स्ट्रा पानी निकालना है। उनके पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं और बारीक पत्ते होते हैं। पत्तों की तादाद ज़्यादा होती है। पत्तों के ऊपर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रिमूव किया जाए। तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं।
देन आ जाते हैं थर्मो रेगुलेशन। बेटा जो वर्ड थर्म है, थर्म इसको कहते हैं हीट, यानी कि रेगुलेशन, हीट को रेगुलेट करना। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर को एक नॉर्मल मिकदार तक रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। आपने मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ा हुआ बेटा, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एंडोथर्म होते हैं, एक एक्टोथर्म होते हैं। कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स पॉइंट पे रखते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, बाहर जैसा टेम्परेचर होगा वैसा टेम्परेचर बना देंगे। यानी बाहर अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो अपना टेम्परेचर बढ़ा देंगे, बाहर का अगर डिक्लाइन कर गया तो अपना टेम्परेचर भी डिक्लाइन कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक ख़ास रेंज में, बिल्कुल एक नॉर्मल नैरो रेंज में रखते हैं। लाइक ह्यूमन की अगर बात कर लेते हैं तो एग्जांपल आपने यहाँ पे जैसे पढ़ी थी, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 36.1 से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन बेसिकली ये आपने 8वीं में भी पढ़ लिया है। एक्सक्रीशन होता है इखराज, किसी चीज़ का इखराज करना। यहाँ पे बायोलॉजी में एक्सक्रीशन का मानी क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज कर देना एक्सक्रीशन कहलाता है। बेटा यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो लिखा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता नहीं है, यानी कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं है। मसलन जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हाइड्रा वगैरह है, उसके अंदर कोई एज सच एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो उनकी पूरी बॉडी में से, यानी कि ओवरऑल सरफेस में से जो खुराक वगैरह है वो इंटर होती है, डिफ्यूज़ करके आती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वैसे ही डिफ्यूज़ करके बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे प्लेनेरिया है, अर्थवर्म है, कॉकरोच है, या इसी तरह से आगे एनिमल्स में आते हैं और इंसान की तरफ आते हैं, तो बाकायदा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, बॉडी में से उनको निकालना होता है, रिमूव करना होता है, तो उनको रिमूव किया जाता है एक्सक्रीशन के ज़रिए से और एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से। हमारी बॉडी से जो हम खारिज करते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करते हैं, वो यूरिन की सूरत में, हमारे पसीने की सूरत में भी निकलते हैं। यानी कि हमारा जो स्वेट है उसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उसका जायका नमकीन होता है। हमारे इवन जो आंसू हैं वो भी नमकीन, उनके अंदर भी साल्ट्स मौजूद होते हैं। और जो यूरिन खारिज किया जाता है उसमें यूरिया की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि ब्लड को क्लीन करके वहाँ से निकाली जाती है, मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है और ब्लड को क्लीन किया जाता है, बाकायदा उसको साफ़ किया जाता है हमारे किडनी में आगे, और किडनी में से वो यूरिन जब बनता है तो बॉडी से खारिज कर देते हैं। पहले बेसिकली हमारी बॉडी में अमोनिया होता है, अमोनिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको फिर कम टॉक्सिक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जिसको यूरिया कहते हैं, और यूरिया को फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया जाता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ये होम्योस्टेसिस के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स है, प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन का क्या तरीक़ाकार है, या एक्सक्रीशन का क्या तरीक़ाकार है, फिर एनिमल्स में मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, तो हम इंशाल्लाह साथ साथ हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक था, या बेसिक जो हमारा लेक्चर था, वो इसकी होम्योस्टेसिस की टाइप्स, इसकी प्रोसेसेस और इसका इंट्रोडक्शन था। ये इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।